गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे लोकतंत्र का अर्थ, लोकतंत्र की परिभाषा और लोकतंत्र की विशेषताएं। तो लोकतंत्र के अगर अर्थ की बात की जाए तो लोकतंत्र का क्या अर्थ है, तो हम पहले ये देख लें कि लोकतंत्र की आवश्यकता क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी देश के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए किसी न किसी प्रकार के शासन तंत्र की आवश्यकता होती है, और ऐसी व्यवस्था को ही हम लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। तो क्या इसका मतलब क्या है कि क्या एकमात्र यही शासन व्यवस्था है जिससे कि देश का शासन चलता है? तो ऐसा नहीं है। कई प्रकार की शासन व्यवस्थाएं हैं जिससे कि देश का शासन चलता है, ठीक है। लेकिन जो वर्तमान में अगर हम बात करें कि वर्तमान में अगर कौन सी शासन व्यवस्था प्रचलित है, तो वह लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ही है, ठीक है। इसके अलावा भी सरकारें कई प्रकार से कार्य करती थी, ठीक है। सरकार को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है आपका लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, और दूसरा है आपका गैर लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। तो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की हम बात करें तो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में जो शासक होता है वह कौन होता है? वह लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लोग शासक चुनते हैं, लेकिन गैर लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में शासक का चुनाव लोग नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे पहले हम गैर लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था पढ़ेंगे। जैसे क्या है आपका राजतंत्र शासन व्यवस्था, जो कि आपने पढ़ा है, मैंने इतिहास में पढ़ाया है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कौन सी शासन व्यवस्था थी, तो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, जहाँ पे शासक कौन होता था? एक राजा होता था, उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा, उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा, और उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा। इस प्रकार यह शासन व्यवस्था चलती थी। लेकिन जो राजा होता था वो प्रजा की भलाई के लिए कार्य करता था। लेकिन कुछ राजा ऐसे भी हुए जो कि बहुत ही क्रूर थे, उन्हें प्रजा की भलाई से कोई मतलब नहीं था, वह निरंकुशवादी थे। और ऐसे शासक को हम फिर राजतंत्र शासक व्यवस्था नहीं कह सकते, बल्कि हम उन्हें अध्यात्मात्मक शासन व्यवस्था कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। ये ज्यादा बेहतर होगा। जो पहली व्यवस्था है वह राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। दूसरी व्यवस्था है आपका कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र में, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, कुलीन तंत्र, कुलीन का मतलब होता है अमीर, ठीक है। तो जो शासन होता है वह देश के कुछ अमीर वर्गों के हाथों में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो शासक होता है उसे प्रजा की भलाई से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वह एक विशेष वर्ग समूह से आता है और वह उसी वर्ग समूह के बारे में ही ज्यादा सोचता है, ठीक है। तो यह शासन व्यवस्था भी हम अच्छी नहीं कह सकते। तीसरी शासन व्यवस्था हो सकती है आपकी सैनिक शासन व्यवस्था। सैनिक शासन व्यवस्था में जो शासक होता है वह सेना का अधिकारी होता है, ठीक है। चौथी शासन व्यवस्था क्या है आपकी? तानाशाह, ठीक है। तानाशाह क्या है? तो ऐसा व्यक्ति जो कि
शासन उसके हाथ में है और डंडे के बल पे, ठीक है, अपनी ताकत के बल पे शासन करता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जब वहां राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया और लोकतंत्र की स्थापना की गई, तो जो शासक किसे बनाया गया, रोबेस्पियर को बनाया गया। और रोबेस्पियर ने क्या किया, शुरू में तो प्रजा के लिए उसने कार्य किया, लेकिन धीरे 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 जब उसके हाथ में पावर आ गई, उसके हाथ में शक्ति आ गई, तो क्या होता चला गया, वह एक तानाशाह व्यक्ति होता चला गया और बाद में जनता ने उसे भी उसके पद से हटा दिया। ठीक है, तो अभी हमने जो पढ़ा वो है आपकी गैर लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। और यहाँ पे शासक का जो चुनाव होता है वह लोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की बात करें तो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में शासक का चुनाव कौन करता है, लोग करते हैं। तो इसका क्या मतलब है, ठीक है। लेकिन लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में भी दो प्रकार की शासन व्यवस्था थी। पहली है आपकी प्रत्यक्ष और दूसरी है अप्रत्यक्ष शासन व्यवस्था। प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था में क्या था कि यहाँ पे शासक जो होता था वह जनता स्वयं होती थी। ठीक है, जैसा कि आपको पता चलता है लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का मतलब क्या होता है, लोगों का शासन। ठीक है, लेकिन और लोगों का शासन से मतलब क्या है, यहाँ पे प्रत्यक्ष, जैसे यूनान में, प्राचीन यूनान में जहाँ की जनसंख्या बहुत ही कम थी, वहाँ पे शासन कौन करते थे, लोग प्रत्यक्ष रूप से शासन करते थे, वह निर्णय करते थे। ठीक है, किसी भी मुद्दे पे विचार विमर्श करते थे, जो भी सही निर्णय होता था उसको करते थे। लेकिन वह आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में असंभव है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या करोड़ों में है और करोड़ों जनसंख्या अगर किसी मुद्दे पे विचार विमर्श करे तो क्या कोई निर्णय निकाल सकती है, वह नहीं निकाल सकती है। ठीक है, इसीलिए जो वर्तमान की शासन व्यवस्था कौन सी है, वह है अप्रत्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है, जिसमें जो लोग होते हैं अपने शासक का चुनाव कैसे करते हैं, वह अपने प्रतिनिधि चुन के क्या करते हैं, विधानसभा में भेजते हैं और संसद में भेजते हैं और उनके ये प्रतिनिधि ही लोगों के लिए क्या करते हैं, शासन करते हैं। अब हम लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के अर्थ को हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है उसको अंग्रेजी भाषा में कहते हैं डेमोक्रेसी, और जो कि यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से मिलकर बना है। ठीक है, ये किसका शब्द है, डेमोक्रेसिया, और जिसमें कि डेमो का मतलब होता है लोग और क्रेशिया का मतलब होता है शासन। इसका मतलब क्या हो गया, लोगों का शासन। तो अगर हम लोकतंत्र के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो यह यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से लिया गया है, और जिसमें डेमो का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन, मतलब लोगों का शासन। लेकिन जो लोग हैं वह शासन प्रत्यक्ष रूप पर न करके बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब अपने प्रतिनिधि को चुनकर उनके द्वारा शासन कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसकी परिभाषा, हम लोकतंत्र की परिभाषा पर आते हैं। अर्थ आप समझ चुके होंगे कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है। अब हम देखते हैं लोकतंत्र की परिभाषा क्या है। तो लोकतंत्र की परिभाषा की बात की जाए तो सबसे जो प्रसिद्ध हैं आपके विद्वान अब्राहम लिंकन, इनकी जो परिभाषा है वो सबसे ज्यादा क्या है, प्रसिद्ध है। और इन्होंने क्या परिभाषा दी है कि लोकतंत्र क्या है, तो लोकतंत्र है लोगों का, मतलब जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, जनता के लिए शासन।
ठीक है। मतलब यह अब्राहम लिंकन की परिभाषा है कि लोकतंत्र क्या है, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन व्यवस्था है। यह बहुत ही प्रसिद्ध इनका जो लोकतंत्र में जो परिभाषा है वो सबसे प्रसिद्ध है, जिसमें जनता का मतलब क्या है अब हम ये देखते हैं। तो जनता का, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी देश के हम अगर बात करें तो उसमें विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न समुदाय, विभिन्न वर्ग, अमीर, गरीब, महिला, पुरुष, ठीक है, आर्थिक रूप से पिछड़े, सामाजिक रूप से पिछड़े, हर प्रकार के लोग आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो जनता का मतलब होता है कि जो जनता का जो शासन होगा, ठीक है, वो प्रतिनिधि शासन के रूप में होगा। क्यों? क्योंकि ताकि जो वर्गीय, ठीक है, जो वर्गीय असमानता है वह दूर की जा सके। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं वर्गीय असमानता की हम बात क्यों कर रहे हैं कि अगर संसद में या विधानसभा में अगर जनता के प्रतिनिधि पहुंचे तो वह हर वर्ग के लोग हों। ऐसा ना हो कि केवल अमीर वर्ग के कुछ लोग ही यहाँ पे शासन करने के लिए पहुंचे या महिलाओं को इसमें भागीदारी न दी जाए। भाई अगर महिलाएं संसद में नहीं होगी तो वह जनता के मतलब अब महिला वर्ग के बारे में, वह उनके समस्याओं के बारे में कैसे समझेंगी। या अगर किसी भी केवल अमीर वर्ग के लोग ही अगर हम संसद में पहुंचा दिए जाए तो वह एक कुलीन तंत्र शासन कहा जाएगा, न कि लोकतंत्र, ठीक है। तो यहाँ पे अब्राहम लिंकन क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं कि शासन किसके द्वारा होना चाहिए, जनता का होना चाहिए। मतलब जनता के जो प्रतिनिधि हैं, जो कि पूरे देश की, पूरे आपके देश का प्रतिनिधित्व करें, उनके जो वर्गीय समूह का प्रतिनिधित्व करें, उनके द्वारा ही लोग संसद में या विधानसभा में पहुंचे। अब देखते हैं हम जनता के द्वारा। तो जनता ही इन प्रतिनिधियों को चुनती है। ये कैसे चुनती है? तो वोट देकर चुनती है। कैसे चुनती है? वोट देकर। वोट कौन देता है? जो कि देश का नागरिक होता है और उसकी उम्र, जैसे हम भारत की बात कर रहे हैं, और भारत का नागरिक हो और उसकी उम्र कितनी हो, 18 वर्ष से ऊपर हो, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, वोट देकर अपने प्रतिनिधियों को, जो कि सभी वर्ग के समूहों का प्रतिनिधित्व करे, उसे कहाँ पहुंचाती है, संसद में पहुंचाती है। और ये लोग जो प्रतिनिधि संसद में पहुंचते हैं तो किसके लिए शासन करते हैं, वह जनता के लिए शासन करते हैं। मतलब वह जनता के सुशासन, उनके लिए अच्छे कार्य करती है, ठीक है। तो आज हमने ये देख लिया है कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है। तो लोगों का शासन है, मतलब शासक जो चुने जाए वह लोगों के द्वारा ही चुने जाए। इसकी परिभाषा हमने देख ली। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में किस प्रकार की शासन व्यवस्था होती है, गैर लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, ये सारी चीजें आज हमने देख ली हैं। अब हम देखेंगे कि लोकतंत्र की विशेषताएं क्या हैं। अब हम देखेंगे लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हैं। तो लोकतंत्र की जो पहली विशेषता है वह है कि लोकतंत्र में शासक का चुनाव लोग करते हैं। किस प्रकार करते हैं? तो वोट डालकर करते हैं, ठीक है। वोट कौन लोग डाल सकते हैं? तो क्या किसी विशेष वर्ग के लोग वोट डाल सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। जैसे मैंने फ्रांस की क्रांति में पढ़ाया था आपको, या रूस की क्रांति में पढ़ाया था, तो वहाँ पे सिर्फ जिसके पास संपत्ति होती थी उन्हें वोट डालने का अधिकार शुरू में दिया गया था। महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। लेकिन भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। वोट देने का अधिकार किसे दिया गया है? वह भारत का नागरिक हो और उसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो, ठीक है। तो लोकतंत्र में जो शासक का चुनाव कौन करते हैं? लोग करते हैं।
किस प्रकार करते हैं? निर्वाचित करते हैं, मतलब वोट डाल के करते हैं, निर्वाचन करते हैं। और कौन लोग करते हैं? जिनकी उम्र वह भारत के नागरिक हो और जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो। ठीक है, तो ये लोकतंत्र की पहली परिभाषा है। अब लोकतंत्र की दूसरी परिभाषा क्या है कि चुनाव कौन करवाता है? तो चुनाव आयोग द्वारा करवाया जाता है, जो कि स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाता है। ठीक है, तो भारत में एक चुनाव आयोग का गठन किया गया है, जिसका कार्य क्या है कि वह चुनाव करवाए तो स्वतंत्र तरीके से करवाए और निष्पक्ष तरीके से करवाए, किसी के दबाव में रह के, ठीक है, नहीं करवाए। ठीक है, तो यह लोकतंत्र की दूसरी परिभाषा है। अब लोकतंत्र की तीसरी परिभाषा की बात की जाए तो लोकतंत्र में लोगों के अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो लोगों के अधिकारों की रक्षा संविधान के द्वारा की जाती है। ठीक है, संविधान क्या है? तो संविधान एक ऐसी पुस्तक है, ठीक है, जिससे कि देश की शासन व्यवस्था चलती है। ठीक है, और इस पुस्तक में नागरिकों के क्या अधिकार हैं, उनके क्या कर्तव्य होने चाहिए, भारत का नागरिक बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए कि कौन लोग भारत के नागरिक बन सकते हैं। इसके अलावा विधानसभा किस प्रकार कार्य करती है या उनका निर्वाचन कैसे होता है, संसद किस प्रकार कार्य करती है, उनका निर्वाचन कैसे होता है, मुख्यमंत्री क्या कार्य है, उनकी नियुक्तियां क्या है, प्रधानमंत्री के क्या कार्य, उनकी नियुक्तियां क्या है, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, ग्राम पंचायत। ठीक है, तो जितने भी देश में नियम कानून शासन व्यवस्था होती है वह सभी कुछ कहाँ पे लिखे हैं? संविधान में लिखे हुए हैं, और इसी संविधान के द्वारा देश की शासन व्यवस्था चलती है और वह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, अब चौथी विशेषता की बात करें तो क्या है? वह स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका, तो भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। प्राचीन जितनी भी शासन व्यवस्थाएं होती थी वहां पे स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि वहां पे जो राजा होता था वही क्या होता था? शासन भी कर रहा है और वही न्याय भी कर रहा है। लेकिन वर्तमान के लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो शासक देश की शासन व्यवस्था को चला रहा है, न्यायपालिका उसके अंतर्गत नहीं दिया गया है, ताकि अगर वो भी देश के संविधान के विरुद्ध होकर जाकर कोई कार्य करे या नागरिकों के अधिकारों के हनन करे या किसी भी प्रकार का गलत कार्य करे तो न्यायपालिका द्वारा उसे भी दंडित किया जा सके। इसके अलावा जितने भी देश के नागरिक हों उनके लिए न्याय उपलब्ध कराई जा सके। ठीक है, अब पांचवा पॉइंट है इसका कि लोकतंत्र में जो शासक होता है वह कानून और संविधान के दायरे में रहकर कार्य करता है। ठीक है, जो शासक होता है वह कानून और संविधान के दायरे में रहकर कार्य करता है। नागरिक होते हैं वह भी संविधान के दायरे में रह के ही कार्य करते हैं, उन्हें कुछ अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, शासक का मतलब, सरकार का मतलब ये नहीं होता है कि वह संविधान से या देश के कानून से ऊंचा है, बल्कि उसे संविधान के दायरे में, देश के कानून के दायरे में रहकर ही कार्य करना पड़ता है। ठीक है, और उसका कार्य केवल क्या है? देश की शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित तरीके से चलाता है और जिसे जनता चुनकर कहाँ भेजती है? संसद में भेजती है। तो यह आपकी लोकतंत्र की
विशेषताएं।